हाँ जी, इधर देखो। आपका यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके दो पैरामीटर होते हैं, एन और पी। मैंने आपको बड़ा साफ साफ सा लॉजिक बता दिया कि ह्यूमन के लिए अगर उसका ब्लड सैंपल और हेयर सैंपल मिल जाए तो पूरा डीएनए, उसका ओरिजिन, वो किस कलर का है, किस एज ग्रुप का है, वो एक मेल है कि फीमेल है, बहुत कुछ बताया जा सकता है उसके बारे में। उसकी एज ग्रुप क्या है। आप एक बात बताओ ना, वो बाद में जो ये फोरेंसिक साइंस है वो यही सब तो करती है, पता होगा। और होने को तो ये समझ लो कि एक मशीन बनाई गई है, वो ये भी बना देगी कि डीएनए की रिपोर्ट डालते कि वो पर्सन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिखता कैसा होगा, वैक्स टाइप का वो उसका फेस बना देगी कि उसकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसा दिखता होगा। तो यानी कि इसका मतलब दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपके पास, क्या क्या, दो, ब्लड सैंपल और हेयर सैंपल। ऐसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो इन्फॉर्मेशन पता होनी जरूरी है, एन और पी। और क्योंकि ये दो है इसलिए वर्ड बाय हो गया। पैरामीटर का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां लगता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। पता है आपको इसका मतलब? ईच ट्रायल हैज जस्ट टू आउटकम्स, सक्सेस एंड इट इज अप्लाइड इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, सैंपलिंग इंस्पेक्शन प्लान और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन। चलो अब जरा देखिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एन इक्वल टू किसके बराबर है? और जब कॉइन की बात हो रही है तो हेड और टेल ही पूछेंगे। तो पी के चांसेस, क्यू के चांसेस। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर हेड, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई। हालांकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जीरो, कहां तक? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर निकालना है, तो बेटा एज पर द फॉर्मूला 10c4, पी की पावर 4 और क्यू की पावर 10 - 4, डायरेक्ट लिख दू 6। चलो जल्दी से बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, करिए सभी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर बताएं, फटाफट फटाफट। NC4 मुझे बताना पड़ेगा या आता है कैलकुलेट करना? हाँ जी, अक्षत, अक्रम, छवि, जानवी, माही, सागरिका, रिप्लाई करो आंसर अगर कैलकुलेट कर चुके हो तो। और यहाँ पे 10c4 निकालना है मुझे। 10c4 अगर निकल जाए तो ये तो मुझे पता है, 2 की पावर 10 तो 1024 होता है। 10c4 हो गया, ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और 10 - 4। और यहाँ पे 1/1024। अच्छा कुछ बच्चे देख ले जिनको नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, पूरा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू तो किसी को भी नहीं पता। 10 9 8 7 और 6 पे रुक जाओ तो यहीं पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। और 6 फैक्टोरियल, अच्छा पता है 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूं तो 8 से ये 24 कट गया 3, और 9 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना, 3। तो 10 × 3 30 × 7। तो फाइनल आंसर आ गया 210, मल्टीप्लाई बाय 1/1024। और या फिर कह सकता हूं 210/1024
बेटा वैल्यू कितनी बताई, जल्दी बताओ। 0.20, यही आई थी। गुड बेटा, क्लियर है सभी को? अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। सर ये एटलीस्ट फोर हेड क्या है? बेटा एटलीस्ट फोर हेड का मतलब हो गया कम से कम चार। तो कम से कम चार हेड, या फिर चार हेड, या फिर पांच हेड, मतलब एक तरीके से कहां तक, 10। इसको अगर हम लिखना चाहें तो बेटा इसे ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ऐसा लिखा आएगा तो कोई बार समझ नहीं पाओगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ऐसे लिखेंगे कि रैंडम इवेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, चार या चार से। लेकिन यार इसे भी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें चार या चार से ज्यादा करना है तो एक तरीका ये भी है कि वन में से माइनस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुम्हें पता है जीरो से लेकर 10 तक सारे रैंडम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, वन। ये बात रिलेट कर पा रहे हो? टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, याद आता है तभी हाँ बोला करो, नहीं तो नहीं। तो वन में से अगर मैं जीरो वन टू थ्री माइनस कर दूं तो किसका सम बच जाएगा, चार पांच छह सात आठ नौ। लेकिन पहली बात सुनो, ऐसे चार चार प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर टोटल करके उसे वन में से माइनस कर, ये पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुश्किल क्वेश्चन की नहीं, प्रॉब्लम है लेंदी क्वेश्चन की। लेकिन एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको करना अभी, मतलब घर पे चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आप फ्लुएंट हो जाओगे कैलकुलेशंस। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे संडे की क्लासेस हम रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? कोर्स कंप्लीशन ना बड़ा स्मूथ तरीके से हो जाता। क्या बोला, कोर्स कंप्लीशन बड़ा, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा आखिरी में, चाहे एक हफ्ता हो या 10 दिन हो, थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रेच्ड क्लास। आ रही है बात समझ में? स्ट्रेच्ड क्लास, तो वो स्ट्रेच्ड क्लास मतलब आप अनईजी होता है ना बेसिकली। तो संडे संडे आ रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, हम भी हो रहे हैं भाई, एफर्ट तो लगी रहे हैं ना, निकलना घर से सब कुछ है, लेकिन ये है कि चीजें कंप्लीट भी कैसे हो, स्मूथनेस तरीके से। वही चीज मैंने बोली कि आपको अगर यहाँ पे ये जो चार चार प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर वन में से माइनस करने पड़ेगा, पेपर में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ घर पे ऐसा कर लोगे तो पेपर में जब वो एक बार वाला आएगा ना, इतने फ्लुएंसी के साथ कैलकुलेट होगा, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा लंबा समय है, उससे पहले ही। और अगर नहीं किया तो वही होगा जो मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है? सर पता नहीं आ ही नहीं रहा था आंसर, तो बाद में रोने का मन है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। वो तुम कैसे पर्सन हो, वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। वो तुम्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, नीदर योर पेरेंट्स नॉर योर टीचर। तुम्हें, मुझे नहीं, सब इंडिविजुअल में पता नहीं कब किसको किसी की कौन सी बात अच्छी लग जाए और वो चेंज हो जाए, है ना? तो बेसिकली वो आप ही हो जो अपने लिए जो भी कर रहे हो, और उसी के इफेक्ट्स आपको फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस भी करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे 4 बार है, अभी करने बैठूंगा बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, मैं तो कर भी दूंगा, मुझे कोई आलकस नहीं, मैं एक कर दूंगा। लेकिन उससे एक से भी कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ करने हो। खैर, अभी समझ पाते हो ये बात को? एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एटलीस्ट वाला है। और देखो मैं अगर करूं तो कैसे करूं। मैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो याद आया यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो तो 1/2 की पावर क्यू की पावर एन होता था, तो 1/2 की पावर 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन 10c1। यार मैं बार बार देख रहा हूं कि यार पी और क्यू ना दोनों सेम है, तो पी और क्यू जब दोनों सेम है तो इसका जो टोटल बनेगा ना वो हमेशा किसके बराबर होगा, 10। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला, इस मतलब जहां पे भी पी और क्यू सेम होंगे, तो मैंने कहा बार बार क्यों लिखूं पी की पावर दिस क्यू की पावर दिस, जब दोनों ही 1/2 है और दोनों में से एक जितना होगा दूसरे 10 में से उतना कम होगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/2 की पावर 10। अगला 10c2। अब देख रहे हो, ये बात अगर कोई बच्चा सीधा एग्जाम में करेगा उसे क्लिक नहीं करेगी, ये तो उसे करेगी जो घर पे ये बात बैठ के प्रैक्टिस कर चुका
तो अगर मान लिया सही बताऊं, मेरे पास पूरा पेपर भी ऐसा दे दिया गया ना, तो फिर मैं पेपर को, जब मैं 2 घंटे के पेपर को 1 घंटे का बोलता हूँ जैसा तुम्हारा आता है, तो मैं तब भी 2 घंटे से पहले ही करूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है। मैं सोच सकता हूँ कि कम स्टेप्स में कैसे करूं, और इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। प्रैक्टिस से यह सबको आएगा। अब यहाँ पे 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1। 10c1 ऊपर सिखाया था, nc1n होता है, तो 10c1 कितना होता है? 10। अब 10c2 है। अब मैं तो ओरली कर लेता हूँ। ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 10 - 2 8 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को ओपन करता हूँ, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। नीचे वाले 8 फैक्टोरियल से कैंसिल। ऊपर 10 × 9 90, नीचे वाले 2 से डिवाइड 45। तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ में आए इसलिए स्लो स्लो बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे आता है माइंड में। ठीक है। 10c2 बता दिया, 10c3 ऊपर 10, नीचे 3, और 10 - 3 7। तो ऊपर 10 × 9 × 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। नीचे वाला जो 3 आया था, 3 फैक्टोरियल, वो 6 हो गया। तो अब कैलकुलेटर पे आ जाऊंगा। ऊपर 10 × 9 × 8 मल्टीप्लाई करो, 720 आता है। और नीचे 3 फैक्टोरियल 6, 720 को 6 से डिवाइड करो, 120 आता है। अब आप देख रहे हो, तुम पूछते हो सर आप कैसे फास्ट। बस ये कर रहा हूं मैं। और ये कितनी देर का काम है? लाइन से 5 क्वेश्चन कर। 5 क्वेश्चन का मतलब मैं कहता हूं चल 10 मिनट, 10 मिनट बाद तू भी कर लेगा। और अगर नहीं करा तो फिर। और 1/2 की पावर 10 कॉमन लिया था। भाई बताओ, ये सबको प्लस करके बताओ कितना। 165, 175, 176, और 1024। एलसीएम भी बता दो। कैलकुलेटर उठा कर एलसीएम लेके, पीछे मत रहा कर, इतनी तसल्ली में मत रह। ट्राई कर सबसे पहले बताने की। इस क्लास में लिमिटेड से बच्चे हैं जो सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम ठीक हो, आई डोंट नो। और यही एक ड्रॉबैक है आप लोगों को। 848 अपॉन में, बेटा डिवाइड करके बताओ। पॉइंट। बस ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब ये देख लो, ये भी चीज पेपर में आती नहीं है ऐसी। अभी क्लियर है सभी को ये? अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है सुनो। 15 डेट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। भाई साहब पहली बार जब ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो पढ़ा 15 डेट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। पढ़ रहा हूं 15 डेट्स, दिमाग में चल रहा है 15 डेज। तो आप समझना, पहली बार में मुझे ऐसा लगा ये क्या क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में चल रहा है लगातार 15 दिन, और लगातार कोई से भी लगातार 15 दिन सेलेक्ट कर लो। रैंडम वर्ड भी याद आ रहा है, लेकिन क्या दिमाग में चल रहा है, कोई से भी लगातार 15 दिन। और उसमें पूछ रहा है कि बताओ कितने संडे। मैंने कहा 2 संडे 100% होंगे। लगातार 15 दिन मतलब 2 हफ्ते, और 2 हफ्तों में तो 2 बार संडे तो आएगा ही आएगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन गलत है क्या? लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा पढ़ा, ऐसा ही होता है। एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा मैं, क्या बोलते थे इसे, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर है, क्वेश्चन में बोला गया टैंक है। टैंक वर्ड आते ही दिमाग में आता है कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब सबको पता है, कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है। तो ये अपनी बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात है। तो फिर दिमाग में वो ऐसा लगा कि वॉल्यूम पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस होलो स्फेयर को बनाने, मतलब होलो नहीं, उसने बोला इस टैंक, स्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए, लोहे का बनाना है, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन लगेगा। अब वॉल्यूम आते ही दिमाग में ये चल रहा है कि पानी कितना भरा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयरन कितना चाहिए। ऐसा दिमाग में इफ एंड बट चल रहे हैं। फिर ऐसे दिमाग में आया कि अच्छा यार,
स्फेयर है, होलो तो लिखा नहीं, हालांकि टैंक लिखा था, लेकिन दिमाग से टैंक निकल गया कि स्फेयर है तो पूरा ना लोहे का होगा। जैसे मान लिया सेब है, सेब को कट करो तो क्या अंदर से होलो होता है, या अंदर भी उसके फ्रूट ही होता है? तो मैंने कहा ऐसा होगा, यानी कि पूरा लोहे का होगा। मैंने निकाल दिया वॉल्यूम, आंसर मिसमैच। कि बहुत प्लेन क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है 9 10 स्टैंडर्ड का ही। तो क्या चक्कर है, क्या चीज मिस हो रही है? ये नहीं है कि कैलकुलेशन करते रहो, सोचो तो सही, ऐसे ये तरीका होता है पढ़ाई का। फिर थोड़ी देर बाद सोचा, उसने बता भी दिया कि इनर डायमीटर 1 मीटर, और जो विड्थ है वो, अब इससे फिर दोबारा समझ में आता है। फिर जब होलो मतलब वो सॉलिड वाली बात गलत हो गई, तो फिर दोबारा सोचा है टैंक बोल रहा है तो है तो होलो, सॉलिड में तो कभी पानी आएगा नहीं। फिर वही थोड़े दिन में दिमाग लगाया कि अच्छा, एक काम करते हैं, आउटर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालो, और इनर रेडियस जो है उसको लेके वॉल्यूम निकालो, और दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस। करें आपने, सबने क्वेश्चन करें, ध्यान है वो फॉर्मूला एक, 2/3 पाए R³ माइनस R³। चेहरे तो तुम्हारे सख्त है, तुम्हें तो कुछ याद नहीं है। मैं तो रहूं तो ऐसा हो जाता है, कई बार आप भटक जाते हैं, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, सही वर्ड पढ़ रहे होते हैं। तुम तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है दूसरे ग्रह के ही हो, किसी को याद ही नहीं है ना। भाई ऐसा क्या लॉकडाउन, चलो भाई पता नहीं, हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई एक, दो तीन को छोड़ के और कुछ सेलेक्टेड से लोगों को छोड़ के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, एक्सप्रेशनलेस। नहीं तो इंसान को हाँ 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 कर रहा था, ऐसे हर कोई बोलता है, यहाँ एक की गर्दन नहीं हिल रही। खैर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ। 15 डेट्स, अब ये डेज नहीं है, क्या है, डेट्स। जैसे अलग अलग डेट, 2 अक्टूबर, 27 नवंबर, 16 दिसंबर, से अलग। बेटा एक बात बताओ, एन कितना हो गया? संडे होने के चांसेस कितने होंगे? संडे ना होने के, तो देख लो डेज कितने हैं, 7। लेकिन मैंने उन्हें से दो कैटेगरी में बांट दिया, सक्सेस और फेलियर। वो कह रहा है इस चीज के चांसेस बता दो कि आपका इन 15 डेट्स में से कोई दो डेट्स पे क्या निकलेगा, संडे। भाई हो सकता है, तो सोचो, जब 15 डेट सेलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है एक पे भी संडे ना हो सकता है एक पे संडे हो सकता है दो पे संडे हो, और मैक्सिमम कहां तक। लेकिन आपसे सारी प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी, आपसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी गई है, और वो कैलकुलेट आप कर लोगे, 15C2, P यानी कि 1/7 की पावर 2, Q यानी कि 6/7 की पावर कितना, 13। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सीधी सी बात है, पावर 13 आ गई है तो कैलकुलेटर का भी यूज करना ही। करो, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ क्या है। किसमें गलती आ रहा है बेटा, आंसर? ऊपर आएगा 15 × 14 × 13, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल। जी बेटा, 15, 2 फैक्टोरियल का दो ही होता है, मतलब 7, 15 × 7 = 105 आया। अच्छा, 6 की पावर 13 बता दो यार कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से। तो 6 की पावर 13 बता, और 7 की पावर 15, कोई बच्चा 6 की पावर 13 बताए, कोई बच्चा 7 की पावर 15 बताए। हाँ जी, सॉल्व करके बोलो, क्या वो एरर आ रहा है? 6 की पावर 13 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे 6 लिखो,
मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप 14, बड़ा नंबर आएगा, ये सब कॉल बोलो। 130606 9, 7 की पावर 15, 40, इसको डिवाइड करिए और 105 से मल्टीप्लाई बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। क्या ये वैल्यू को देख रहे हैं? तेरे पे कैलकुलेटर नहीं है? तो बस तू ये इसकी परवाह क्यों कर रहा है? लिख के दिखा दिया इसलिए तेरे को अजीब लग रहा है ना? तू तू अपनी जजमेंट क्या देख रहा है कि इतना बड़ा नंबर, अरे भाई कैलकुलेटर है, इससे बड़ा नंबर भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है हमें? हम्म। अच्छा एक और बात सुनो, ये नीचे जो बताया ना गलत बताया है, ये नीचे वाली वैल्यू गलत बताई है। तो यहाँ पे बस वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वो इसका तरीका ये है। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम यही तो थी कि ये एरर आ रहा है ना 7 की पावर 15, कोई बात नहीं, एक काम करो। सबसे पहले सभी बच्चे 1/7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये देखो मैं बता देता हूँ। 1/7 मल्टीप्लाई इक्वल टू, चलो बोलो, 0.02048। 7 की पावर 15 पे आ रहा है, और यहाँ पे 6/7 है। 6 डिवाइडेड बाय 7, अरे अब कर ले, अब बता तो रहा हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार प्रेस कर दे। पावर 13 है तो 12 बार। एक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलो अब मल्टीप्लाई करो। 105 मल्टीप्लाई बाय 0.020408 मल्टीप्लाई बाय 0.1348। परफेक्ट। ठीक है, समझ गए? जैसे देख रहे हो कितना हमारा माइंड कितना सेंसिटिव है। वो बड़ा सा नंबर लिख दिया, तो आप में से बहुतों के माइंड में कह रहे इतना मुश्किल क्वेश्चन, अरे मुश्किल कहाँ से हो गया यार, डेसिमल में कर दिया इसलिए हमने। क्वेश्चन ये वाला करके लिखोगे। Incidence of occupational disease in an industry is such that workmen have 10% chance of suffering from it. What is the probability that out of 5 workmen, 3 or more will contract the disease? Contract the disease तब इन्फेक्ट हो जाएंगे वो। तो सुनो, इन्फेक्ट होने के चांसेस वो इस समय क्या कहलाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
क्यू क्या हो गया, एन क्या हो गया, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। करवा दूं? मैं नहीं करवाऊंगा आज, पाइसन नहीं करवाऊंगा, बाइनोमियली खत्म करूंगा। समझ रहे हो? तो अपना ये है कि ये अच्छे से हो जाए। पहले बताओ, अभी जो बताया आ रहा है चीजें? ठीक है। अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 5c3.1 की पावर 3, 0.9 की पावर 2। कैलकुलेट करो चलो। कोई बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालो। 5c4.1 की पावर 4, 0.9 की पावर 5 - 4। 5c5.1 की पावर 5, 0.9 की पावर 0, लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो। ये कैलकुलेट करो तीनों अलग अलग। जिसका आ जाए वो बताए जल्दी से। किसका? भाई ये तो बच्चा बता रहा है, कह रहा मैंने तो कर लिया। और ये बता रहा है, तीनों का टोटल कितना बोल रहा था तू? पहले वाले का बोल रहे हैं? बता। किसी ने फिफ्थ वाला करा हो? 0.00, फिर 1, और फोर्थ का क्या बताया तूने? इसका टोटल 0, 0। और जैसे कि आप सबको पता है कि आपको 3 या 3 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये तो निकाल ही ली हमने। खैर अब कुछ करना ही नहीं, यही आंसर है आप। ठीक है बच्चों, ये आईसीआई की बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, अगेन आईसीआई का एग्जाम्पल है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्पल है, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, मीन पूछेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला होता है एनपी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पूछेंगे। ठीक है, ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद रख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, पी और क्यू दोनों का टोटल किसके बराबर होता है? तो पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी? 1 से छोटी होगी ना। पी प्लस क्यू दोनों का टोटल 1 होता है। तो पी की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी और क्यू की वैल्यू भी होगी। अच्छा एक बात बताओ, एनपी और एनपी क्यू में किस चीज का फर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को? और क्यू 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो अगर मान लिया पी भी 1 से छोटा है और क्यू भी 1 से छोटा है, अभी इस पे इस समय ध्यान दो, क्यू 1 से छोटा है
और अगर क्यू वन से छोटा है तो वन से छोटी चीज जब मल्टीप्लाई करते हैं तो चीज इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? चीज इंक्रीज होती है, डिक्रीज? तो यानी कि जो ये वेरिएंस है, ये इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आती होगी किससे? मीन से। और तुमसे ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज लेस देन इट्स। वेरिएंस हमेशा छोटा होगा मीन से, या और करके हम लिख देंगे मीन हमेशा बड़ा होगा किससे? वेरिएंस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर वेरिएंस पता है, अगर वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ व्हाट? ये फॉर्मूला हो गया किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब तुमने कहा जो ये सिखाया है इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लो, करो, खुद कर सकते हो तो। आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अंडर रूट NPQ। यहाँ पे एन के नाम पे कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, ये P हो गया। तो Q किसके बराबर है? क्या यहाँ प्लस हो रहा है? चलो बताओ कितना। 3 आ रहा है। 48 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 9, जिसका स्क्वायर रूट किसके बराबर हुआ? कितना? इसमें एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना? ICAI का एक्सरसाइज B का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपका 6 है, तो NP जो मीन होता है वो 6 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट NPQ वो 2 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट NPQ 4 है। NP की जगह पे 6, P की वैल्यू 1/3। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्या? बताओ, N बताओ,
और पी बताओ, यही तो पैरामीटर है ना। पी मैंने बता दिया, एन मैं अब बता देता हूँ। पी की वैल्यू क्या निकाली, एन की वैल्यू क्या आएगी? क्या कहते हो, मुश्किल है सिंपल है? जब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, यही। अच्छा, एक चीज देख लीजिएगा। पहले भी कई बार बताया जा चुका है सिमेट्रिकल कर्व क्या होता है। बेटा याद रखना, ऐसा कर्व होता है ना, अगर ऐसा डेटा होगा तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पी होगा, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पी होगा वो क्यू के बराबर होगा। और अगर पी और क्यू दोनों बराबर है तो दोनों किसके बराबर होंगे? अब सबको पता है कि पी प्लस क्यू का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है। और वो कह रहे हैं पी और क्यू बराबर भी हैं, तो ये तो तभी पॉसिबिलिटी है जब दोनों किसके बराबर होंगे, 0.5 के। पक्का? कभी भी तुमसे ये वर्ड आ जाए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में खास तौर से, तो समझ जाना पी और क्यू की वैल्यू अब तुम्हें दी नहीं जाएगी। और आपसे यहाँ पे एन दे रखा है, ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं होते बच्चों से पेपर में। इसलिए नहीं होते, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसलिए नहीं होते क्योंकि ये याद ही नहीं रखते। और भाई सबसे बड़ी बात है, मानने को भी तैयार नहीं कि हम में कोई कमी है। मतलब हम गलती वाले पार्ट पे ये मानने को ही तैयार नहीं। जितने बच्चे तुम क्लास में एब्सेंट देख रहे हो ना आज, तो मैं आज बता रहा हूँ उसमें से मेजोरिटी बच्चे ये चैप्टर छोड़ दें। जबकि तुमने अभी देख लिया, अभी तो तुम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो छोड़ेंगे अगर घर पे नहीं करेंगे। क्या पूछा है आपसे? मीन। मीन का फॉर्मूला बोलो। एन कितना है, पी कितना है, आंसर कितना है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन और सोच के देखो, जब एक टीचर को क्या अंदर से फील होगा जब वो कहे और फिर तगड़े क्वेश्चन इस बार के पेपर में सब तगड़े क्वेश्चन आए थे। या तो गुस्सा आएगा या हंसी आ रही होगी अंदर से, नहीं कि, लेकिन कहते हैं ना मुंह पे बेइज्जती नहीं करी जाती। नहीं बेटा, थे तो सही। मैं ये बोल दूंगा, मुझसे भी नहीं निकले कहीं तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ऑल्सो वेरियंस ऑफ एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 0.5। ये कहना चाह रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस मैक्सिमम होता है जब पी और क्यू बराबर होते हैं। कितना? एन बाय, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, इसे पढ़ा जाता है, कोई नया साइन तो है नहीं है। आपने नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा था, ध्यान है? साइड साइड साइड, ठीक है, 5-6 रूल होते थे। ऐसे फिर 10th क्लास में आप सिमेट्रिक का रूल पढ़ा था, ये सिमेट्रिक का साइन है।